हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं हो कि आप 9th में हो या 10th में, 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसके आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। केमिस्ट्री का जो बेस है, जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, आज उसको हम बताने चलेंगे। तो इस वीडियो में हम आज ये बताएंगे कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। या रसायन विज्ञान में हम जिन जिन चीज़ों की बात करते हैं, उन सब के बारे में हम आज बताएंगे। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब जो भी हैं, द्रव्य, ऊर्जा, तो बन रही है हमारे साथ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं, इसका वर्गीकरण हमने किया है एक चार्ट के माध्यम से। तो इसमें है कि ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है। उसमें पहली चीज़ है द्रव्य, जिसे कहते हैं पदार्थ, और दूसरी चीज़ है ऊर्जा। और इसके बारे में अभी डिटेल से हम बताते हैं। फिर जो द्रव्य है उसका दो वर्गीकरण होता है, एक है भौतिक वर्गीकरण और एक है रासायनिक वर्गीकरण। तो इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सिर्फ भौतिक वर्गीकरण जो होता है वो तीन रूपों में पाया जाता है। तो यह है ठोस, द्रव और गैस। इसमें हम पढ़ेंगे कि भौतिक वर्गीकरण में तीन वर्गीकरण है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और फिर उसके बाद हम जानेंगे शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। और फिर तत्व तीन प्रकार के होते हैं, यौगिक दो प्रकार के होते हैं। और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ये दोनों दो रूपों में पाए जाते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। तो उसमें समांगी विसमांगी है। तो मतलब सबके बारे में डिटेल से हम बताते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, ये जो ब्रह्मांड हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना। पहली चीज़ है द्रव्य, जिसको कहते हैं पदार्थ, और दूसरी चीज़ है ऊर्जा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये द्रव्य है क्या, जिसको हम सब कहते हैं पदार्थ, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मैटर। तो सबसे पहले जान लेते हैं द्रव्य क्या है। तो जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, मतलब जो चीज़ हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ रहा है, वो सभी द्रव्य है। कैसे पहचानेंगे कि उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और उसका हम वजन कर सकते हैं, मतलब उसका हम भार निकाल सकते हैं। जिन चीज़ों का भार निकाला जा सकता है, जिनका आयतन होता है, जो स्थान घेरता है, तो क्या क्या है कि जो हम आंखों से देख सकते हैं, और जिनका हम भार निकाल सकते हैं, जिसमें आयतन होता है, और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, तो वो सभी क्या है, द्रव्य हैं। तो द्रव्य की परिभाषा तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मतलब जो भी हमारे पास, ये एग्जांपल ले लें अगर, कि हमारी ये बॉडी हो, चाहे फिर धरती हो, इसके अलावा जो ग्रह हैं, जो भी कुछ है, ये नदी, पहाड़, पेड़ पौधे जो भी हैं हमारे सामने, ये सभी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। क्योंकि इनका वजन कर सकते हैं, या आंखों से दिखते हैं, इनमें भार होता है, या स्थान घेरते हैं, तो ये सभी द्रव्य हैं। तो उम्मीद करते हैं द्रव्य के बारे में समझ में आया होगा। और इसके बाद जान लेते हैं ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा बताया जाता है विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, कि कार्य करने की सामर्थ्य को या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो उसके बाद क्या है, तो इसको हम देख नहीं सकते, यह अमूर्त रूप है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका हम अनुभव कर सकते हैं। और बिना इसके मतलब हम जी नहीं सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो कुछ भी हमारे अंदर चेतनाएं होती हैं, जो भावनाएं हैं, सभी एनर्जी हैं। तो ऊर्जा के बारे में समझ में आया होगा। ऊर्जा के अगर एग्जांपल हम ले लें ऊर्जा में, तो इसमें आता है प्रकाश है, ध्वनि है, और इसके अलावा ऊष्मा है। तो ये सभी ऊर्जा के ही रूप हैं। तो जैसे कि प्रकाश है हमारे चारों तरफ, तो ये भी एक ऊर्जा है, क्योंकि इसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसके बिना हम कुछ नहीं देख सकते। तो इसके बाद हम जानते हैं कि जो द्रव्य होता है, पदार्थ, यानी कि जो हमारे आसपास चारों तरफ है, मौजूद है, हम खुद ही क्या है, पदार्थ और ऊर्जा का ही एक ढांचा है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ये भी पदार्थ और ऊर्जा दोनों को मिलाकर बना हुआ है। तो इसी तरीके से ब्रह्मांड ब्रह्मांड भी है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक ही रूपों में है, मतलब उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बारे में
आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया है E=mc², उसके बारे में भी कभी बताया जाएगा। तो आज जानते हैं द्रव्य कितने रूपों में होता है। द्रव्य का दो वर्गीकरण होता है, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण मतलब जो हम ऊपरी सतह पर जो देखते हैं उसके बारे में, जो ऊपरी ज्ञान जानते हैं उसके बारे में, वो भौतिक वर्गीकरण होता है। रासायनिक वर्गीकरण मतलब उसके अंदर क्या है, मतलब उसके अणुओं परमाणुओं की संरचना कैसी है, वो होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में यह 3 प्रकार का होता है। पहला है ठोस, द्रव और गैस। तो पहले जानते हैं ठोस के बारे में हम, क्या होता है ठोस। इसको कहते हैं सॉलिड अंग्रेजी में। तो ठोस क्या होता है कि जैसे ये पदार्थ की ही अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और फिर इनके जो आणविक संरचना अगर इनका देखा जाए तो इनके अणु बहुत पास पास सटे हुए होते हैं, मतलब गति नहीं करते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ये ठोस की अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है, और जो आणविक संरचना होती है वो अणु जो होते हैं एक दूसरे से सटे हुए बंधे रहते हैं। इनके अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो उनको बांधे रहता है। और फिर अब जान लेते हैं कि द्रव क्या होता है। तो द्रव ये ठीक एकदम ठोस से, इसके इसके परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। तो द्रव क्या होता है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन मतलब होता है कि कोई कितना स्थान घेर रहा है, वही उसका आयतन होता है। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन होता है। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार इसका अनिश्चित होता है। तो आकार कैसे, जैसे ठोस में था कि इसमें ठोस के अंतर्गत कुर्सी मेज है, और इसके अलावा ये डस्टर हुआ, चाक हुआ, ये सब क्या है, ठोस है। ईंट हुआ, क्योंकि इनका आकार निश्चित है। लेकिन जो द्रव है इसका आकार निश्चित नहीं होता। इसको अगर हम बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी के आकार का की हो जाएगी, और इसको मतलब किसी भी पात्र में रखा जाए तो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इनका आकार जो है अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो इसके और इनके आणविक संरचना के बारे में अगर देखें तो इनके अणु जो होते हैं ये ठोस से तो दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। और इनके अणुओं के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है लेकिन गैस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और फिर इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम रहता है, और इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो ये द्रव होते हैं। ध्यान देंगे कि द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव मतलब होता है द्रव की एक परिभाषा और है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। तो ये द्रव है और वो द्रव्य है, इन दोनों में हम फर्क जान लेंगे। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, और द्रव मतलब होता है पदार्थ की ही एक अवस्था। और इसके अलावा हम जान लेते हैं गैस क्या है। तो गैस एकदम बहुत ही सिंपल है। तो इसमें होता क्या है कि इनके जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनके अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम लगता है। क्या बताएंगे कि पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसका ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। और इनके जो अणु होते हैं ये ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। इनके अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है, जो इनको बांधे रहता है, अंतराणविक आकर्षण बल मतलब जो उनको बांधने के लिए बल लगता है, वो बहुत ही कम होता है, या कहते हैं नगण्य होता है, जीरो होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो वो होता है गैस। तो इस तरह से, और गैस में हम एग्जांपल ले लेंगे तो जैसे इसमें धुआं आता है, भाप आता है, ये सभी जो है गैस के रूप हैं। तो इसमें जो है एग्जांपल अगर हम ले तो कुर्सी, मेज, डस्टर, ये सब है। और द्रव में क्या हो जाएगा, जल, दूध। और इसके अलावा गैस में हम क्या ले लेंगे, धुआं और भाप। इस तरीके से हम जान लेंगे। और इसके बाद हम इनका रासायनिक वर्गीकरण जान लेते हैं। तो इसके रासायनिक वर्गीकरण में ये दो प्रकार के, दो रूपों में पाया जाता है। तो जो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण होता है ये दो रूपों में होता है, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। तो पहले हम जान लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ जो लिखा गया है शुद्ध पदार्थ पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद शुद्ध पदार्थ के रूपों के बारे में हम जानेंगे। फिर शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि
जो ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे शुद्ध में हम क्या कह सकते हैं, कहते शुद्ध है, ये कैसे जानेंगे कोई पदार्थ शुद्ध है? तो शुद्ध तभी होगा कि जब उसमें मिलावट ना हो। मिलावट ना हो मतलब उसके जो परमाणु है एक ही प्रकार के परमाणु हो, अन्य प्रकार के ना हो। ये मिलावट में क्या होगा कि जैसे जो है आटे में बेसन मिला दिया जाए तो आटे के परमाणु अणु जो हैं वो बेसन के अलग होते हैं, तो एक ही हो, अलग अलग ना हो। तो जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। फिर मिश्रण के बारे में जान लेते हैं। तो मिश्रण क्या होता है कि इसमें जो तत्व होते हैं जो मिलाए जाते हैं, जो पदार्थ, कई पदार्थों का मिश्रण होता है ये, और उनको अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। तो मतलब अभी तत्व के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में, मिश्रण के बारे में, कि ये क्या होता है कि किसी भी अनुपात में इनको मिला दिया जाता है। तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होता है वो मिश्रण होता है, मिक्सचर उसको कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि ये शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो शुद्ध पदार्थ जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। ये भी दो प्रकार का होता है, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो हम जान लेते हैं कि पहले जान लेते हैं तत्व क्या है। तो तत्व क्या होता है कि पदार्थ का वह रूप होता है कि जो स्वतंत्र रूपों में पाया जाता है। मतलब तत्व के बारे में हम ये बताएंगे कि जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मुक्त रूप, पहली बात ये प्रकृति में, जैसे सोना चांदी है ये सभी क्या है, तत्व है। लोहा है ये तत्व है, कोयला है ये सभी क्या है, कार्बन है, तत्व है। मतलब ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, पहली बात, फ्री में पाए जाते हैं ये सोना। और इनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि, मतलब इनको लैब में बनाया नहीं जा सकता। हम सोने को मतलब जमीन से ही निकाल सकते हैं, इसकी कोई और विधि नहीं है कि हम इसको लैब में जाकर रिएक्शन करा के बना दें। लोहा है ये सभी हमको धरती के नीचे से हमको प्राप्त होते हैं। तो तत्व प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इनको भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनको किसी भी विधि द्वारा अन्य रूपों में पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब कि इनको दो रूपों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे लोहा है तो अब जो इसको अन्य दो रूप में नहीं बांटा जा सकता, मतलब लोहे से सोना नहीं बनाया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा कि तत्व क्या होते हैं। और इसके बाद जान लेते हैं कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक जो शुद्ध पदार्थ की वह अवस्था होती है कि जिसमें जो अणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो जब यौगिक जो होते हैं इसमें तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, दो या दो से अधिक तत्वों को, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो जो तत्व होते हैं तत्व को मिलाकर ही यौगिक बनाया जाता है। तो जो यौगिक होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड। तो इसमें हम यौगिक में हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। तत्व में हम एग्जाम्पल पहले जान लेते हैं, फिर यौगिक में जानते हैं तत्व में क्या है। जैसे इसमें है लोहा है, सोना है, चांदी है, पारा है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सभी तत्व हैं। कुल मिलाकर प्रकृति में 118 तत्व पाए जाते हैं। और जो भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ बना है इस दुनिया में, चाहे हमारी बॉडी हो या कुछ और, तो वो इन्हीं 118 तत्वों में से कुछ न कुछ तत्वों को मिलाकर ही बनता है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक के एग्जाम्पल, तो तत्वों को निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। अब यौगिक में क्या है, जैसे जल है H2O, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, यौगिक है। क्यों? क्योंकि जल को बनाने में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात मिलाया गया है। मतलब कि हाइड्रोजन के दो परमाणु है, ऑक्सीजन के ये एक है, और इनका एक अनुपात होता है, सरल अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। स्थिर अनुपात का नियम जिस दिन पढ़ाया जाएगा तो उसमें समझाया गया कि इनका एक अनुपात 8 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले होते हैं। तो फिर तत्व के बारे में जान गए, यौगिक के बारे में जान गए कि तत्व को निश्चित अनुपात मिलाने पर यौगिक बनता है। और जो ये तत्व होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं।
अब जो तत्व है वो 3 रूपों में पाया जाता है। पहला धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। तो जो तत्व होता है वो 3 रूपों में पाया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं धातु क्या होता है। तो इसमें जान लेते हैं कि पहले मतलब ऐसे तत्व होते हैं, धातु ऐसे तत्व होते हैं जिसमें इतना गुण मिलना चाहिए, कम से कम इसमें चमक होती है, मतलब ये चमकते हैं। और फिर इसमें तन्यता होती है। तन्यता मतलब अगर इनको खींचा जाए तो ये खींच सकते हैं, इनको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इनके अंदर सुचालकता होती है। सुचालकता मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और फिर इसमें आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धता होती है। आघात वर्धता मतलब अगर इनको हम हथौड़ी से पीटते हैं तो ये बढ़ जाते हैं, मतलब ये चद्दर की तरह फैल जाते हैं। और तन्यता, आघात वर्धता। इसके अलावा इनमें पराध्वनिक का गुण होता है। और इसमें जो है कठोरता होती है। बस इतना ही जानेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो चमक होनी चाहिए, तन्यता खींचने पर बढ़ जाए, सुचालकता उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, और आघात वर्धता मतलब इनको पीटने पर चद्दर के रूप में बनाया जा सके। और आधुनिक मतलब ये पीटने पर ध्वनि करते हैं, ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। कठोरता मतलब ये कठोर होते हैं। तो अगर जिन तत्वों में ये गुण पाया जाता है वो धातु। बहुत ही आसान कि मतलब ऐसे तत्व होते हैं जिसमें चमक, तन्यता, सुचालकता, घातवर्धता, पराधुनिक और कठोरता का गुण पाया जाता है, वो धातु कहलाते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। उसके बाद अधातु में जान लेंगे कि यही इसमें से कोई गुण नहीं पाया जाता है, तो वो अधातु होते हैं। मतलब क्या कहेंगे कि तत्व के ऐसे तत्व जिसमें चमक, तन्यता, सुचालकता, घातवर्धता, पराधनिक, कठोरता का गुण नहीं पाया जाता, उन्हें अधातु कहते हैं। इसमें 1-2 अपवाद भी हो सकते हैं। तो पारा हो रहा है जैसे, उसके बारे में अलग से कभी बताया जाएगा। धातु, कुछ धातु द्रव के रूप में भी पाए जाते हैं, और कुछ अधातु जो है ये भी द्रव के रूप में पाए जाते हैं, और ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं कुछ धातु। तो इनके बारे में कभी डिटेल से बताया जाएगा। तो उपधातु जो होते हैं ये क्या होते हैं कि अब धातु अधातु जान गए कि जितना गुण धातु का मिलता है अधातु में यही गुण नहीं मिलता। इसमें चमक, तन्यता, सुचालकता, घातवर्धता, पराधुनिक और कठोरता का गुण नहीं पाया। इसके अलावा उपधातु जो होते हैं इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब कि इसमें कुछ गुण धातु के पाए जाते हैं और कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं, तो उन्हें उपधातु कहते हैं। अब धातु में अब हम तीनों का एग्जाम्पल भी अभी देख लेते हैं। तो जो उपधातु है इसमें मतलब कि कुछ गुण जैसे चमक, तन्यता, सुचालकता, ये धातु का गुण जो है आ गया। तो उसके अलावा कुछ गुण अधातु के भी आ जाते हैं, तो उन्हें उपधातु कहते हैं, जिसमें दोनों के गुण होते हैं। और फिर इसके बाद तीनों का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो जो धातु होते हैं इसमें जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, निकिल है, जिंक है, तो ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। और अधातु में क्या होते हैं, जैसे अधातु में हम जान लेते हैं जितनी गैसें हैं सभी अधातु में आती हैं। और अपवाद में क्या आता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को धातु में रखा गया, धातु में इसीलिए कह रहे हैं अपवाद है। तो अधातु में क्या आता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और इसके अलावा और भी जो नियान, हीलियम गैसें हैं, ये सभी अधातु हैं। तो जितनी भी गैसें हैं वो सभी अधातु हैं। और धातु में सोडियम, आयरन, कॉपर, निकेल ये सभी हैं। और फिर सोना चांदी भी इसमें आता है धातु में। तो उपधातु में क्या होता है, उपधातु में इनका एग्जाम्पल होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन,
सिलिकॉन का ऐसा ही होता है। तो ये जो जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं ये सभी उपधातु होते हैं। और उपधातु को जानने के लिए एक एक तरीका और है धातु धातु उपधातु को समझने के लिए। क्योंकि धातु होंगे तो उनके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर उनका हम बोहर के परमाणु मॉडल से इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो उनके बाह्य कोश में कई इलेक्ट्रॉन पाएंगे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। और जो अधातु होते हैं उनके बाह्य कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भी पाए जा सकते हैं। और जो उपधातु होते हैं इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में पाए जाते हैं तो धातु होते हैं, क्योंकि त्यागने का गुण रखते हैं। जो धातुओं के अंदर जो सबसे मुख्य गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है धातुओं में। अधातुओं में कौन सी प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। और फिर उपधातुओं में जो प्रवृत्ति होती है ये दोनों टाइप में व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और जान लेते हैं कि यौगिक कितने प्रकार का होता है। तो यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक में हम जान लेते हैं पहला है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। तो पहले जान लेते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक होते हैं जो कि जीवधारियों से प्राप्त होते हैं, मतलब सजीवों से जो प्राप्त होते हैं, वो सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो जो भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बहुत ही आसान है, सजीवों से, वनस्पतियों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जो अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। निर्जीव स्रोतों मतलब अब इसमें क्या है कि कार्बनिक यौगिकों में जैसे पेड़ पौधों से हमको ये प्राप्त होंगे, और कहाँ से प्राप्त होंगे? जीव जंतुओं से प्राप्त होंगे और इंसानों से प्राप्त होंगे। तो सजीवों से इनका जो स्रोत होता है ये क्या है? सजीव और वनस्पतियाँ। से जो प्राप्त होते हैं ऐसे यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसके बाद अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे समुद्र, पहाड़ और ये धरती, अन्य किसी ग्रह से। तो ये कैसे यौगिक होते हैं? अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ये निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बारे में और जान लेंगे कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक तो कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक में मतलब कि इसमें कोई अकेला ही पाया जाएगा। ध्यान देंगे, इसके बारे में अगर जानना होगा कि हम कैसे जानेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक है, तो इसमें क्या होगा? कार्बन पाया जाएगा और हाइड्रोजन पाया जाता है। जिन यौगिकों में ये दोनों होगा वो कार्बनिक यौगिक होंगे। और अकार्बनिक यौगिक में क्या होगा कि एक पाया जा सकता है या दोनों नहीं पाए जाएंगे। ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे हम कार्बनिक यौगिक में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल मेथेन का CH4, ये कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। इसके अलावा और भी हम ले सकते हैं, एथेन C2H6 होता है। इसके अलावा एल्कोहल है, जो शराब है, C2H5OH। जैसे ग्लूकोज है, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। तो और लेकिन अकार्बनिक यौगिक में हम क्या लेते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या हो जाएगा? जल। तो देख रहे हैं ये सभी कैसे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O, ये सभी कैसे यौगिक? अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक में क्या होगा? इसको हम कैसे जानेंगे अकार्बनिक है? इसमें या तो कार्बन होगा या तो हाइड्रोजन, दोनों नहीं होंगे। या तो कार्बन होगा अकेला या तो हाइड्रोजन होगा, या दोनों नहीं होगा। तो वो यौगिक क्या होंगे? अकार्बनिक यौगिक होंगे। इनको पहचान लेंगे इसी तरीके से।
कि कौन सा कार्बनिक है कौन सा अकार्बनिक है। और इसके बाद मिश्रण के बारे में लास्ट 2 हेडिंग बची है मिश्रण के बारे में। तो वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन पूरा देख लेंगे तो इस टॉपिक के बारे में दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद मिश्रण जो होता है ये 2 रूपों में पाया जाता है। पहला है समांगी और दूसरा है विषमांगी। तो पहले जान लेते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। मिश्रण जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मिश्रण। अब मिश्रण का एग्जाम्पल पहले हम जान लेते हैं कि मिश्रण में क्या क्या आता है। जैसे है वायु है, हवा, और इसके अलावा क्या है बारूद है, ये सभी जो है आदि, ये सभी मिश्रण के रूप में। तो इसमें जो तत्व होते हैं जो पदार्थ मिलाए जाते हैं किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं वो मिश्रण होते हैं। और मिश्रण में 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। समांगी मिश्रण ऐसे होता है कि जिसमें ऐसा मिश्रण जिसमें उसके जो अवयवी पदार्थ होते हैं वो ना तो आंखों से दिखाई पड़ते हैं ना तो सूक्ष्मदर्शी से, मतलब उनके अवयवी पदार्थ बिल्कुल नहीं दिखाई देते। मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें उसमें अवयवी पदार्थ ना तो सूक्ष्मदर्शी से और ना ही नग्न आंखों से दिखाई पड़ते हैं। और इसमें हम समांगी मिश्रण में क्या होगा इसमें हम जान लेंगे कि जैसे शरबत है, हाँ शरबत ले लेंगे जैसे नमक और पानी, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। तो क्या होता है कि जब हम चीनी और पानी को घोल देते हैं तो वो चीनी और पानी इस तरीके से घुल जाते हैं एक दूसरे में कि उनको हम ना तो आंखों से देख सकते हैं ना तो सूक्ष्मदर्शी से। उनके अवयवी पदार्थ जो चीनी अवयवी पदार्थ है वो बिल्कुल एकदम घुल जाता है, उसमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी, समांगी मतलब दोनों सम अंग, सम अंग इसमें आ रहा है, नाम में ही आ रहा है। तो सम अंग मतलब कि जैसे पानी और चीनी को मिलाया गया, लेकिन पहले क्या था कि चीनी की अवस्था क्या थी, ठोस थी, और पानी क्या है, द्रव। लेकिन जैसे ही चीनी को पानी से मिला दिया गया तो चीनी और पानी इस तरीके से घुल गए पता नहीं चल रहा है कि चीनी में पानी मिला है, पानी चीनी मिला है, मतलब दोनों एक दूसरे में एक ही रूप में हो गए, दोनों एक ही रूप में हो गए, समअंग एक ही अंग हो गए। तो समांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी इसी का उल्टा होगा, मतलब उसमें जो कुछ भी घोला जाएगा वो अलग से दिखाई पड़ेगा, मतलब वो आंखों से हम देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जैसे हम पानी में क्या घोल दें, चाक, पानी में चाक, और फिर हम क्या घोल सकते हैं, और लोहे का चूर्ण, पानी में बालू, बालू का मिश्रण, पानी में बालू, पानी में चाक, पानी में मिट्टी। तो इस तरीके से अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो ये कैसा होगा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मतलब उसमें जो अवयवी पदार्थ जो घोला जाएगा वो एकदम क्लियर रूप से स्पष्ट दिखेगा। तो ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण में कहेंगे कि ऐसे मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थ अलग से दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, और जिन्हें छान कर पृथक भी किया जा सकता है। और जब देख सकते हैं उनको तो हम अलग भी कर सकते हैं, छान कर अलग कर सकते हैं या किसी तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बारे में इसको नोट कर लें सभी लोग, ये पूरा। और ये क्योंकि ये बेसिक केमिस्ट्री है, बिना इसके केमिस्ट्री कुछ भी नहीं समझ सकते। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी बच्चा जो पढ़ने वाला हो वो इस टॉपिक को समझे, क्योंकि बिना इसके केमिस्ट्री को समझना बहुत ही मुश्किल है, या कह सकते हैं कि असंभव है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।